बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम तकमील पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फिरदौस जमाल। नाज़रीन, पाकिस्तान शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब से ताबीर का सफ़र मुकम्मल हुआ और बर्र सग़ीर के मुसलमानों को पाकिस्तान की सूरत एक खूबसूरत मुल्क मिला। ख्वाब से ताबीर का सफ़र मुकम्मल हुआ, लेकिन ताबीर से तकमील का सफ़र अभी बाकी है। पाकिस्तान की तकमील होगी दो तरह से, पाकिस्तान की जोग्राफियाई तकमील और पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील। पाकिस्तान की जोग्राफियाई तकमील होगी उन तमाम मकबूजा इलाक़ों को पाकिस्तान में शामिल करने के बाद जो बुनियादी तौर पे, उसूली तौर पे बर्र सग़ीर की तक़सीम के फ़ार्मूले के मुताबिक पाकिस्तान के हिस्से में आने चाहिए थे। और पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील होगी उन कवानीन को पाकिस्तान में नाफिज करने के बाद, उन कवानीन को पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने के बाद, उस आइडियालॉजी को पाकिस्तान में नाफिज करने के बाद जिसके लिए 10 लाख लोग शहीद हुए थे, जिसके लिए आग और खून के दरिया उबूर हुए थे, जिसके लिए पाकिस्तान को हासिल किया गया था, जिसके लिए आंचल लुटे थे, जिसके लिए उठती जवानियाँ कटी थी, जिसके लिए बूढ़े बाप बेसहारा हुए थे, जिसके लिए जिगर गोशे कुर्बान हुए थे, लख्त जिगर कुर्बान हुए थे, उस ख्वाब की जोग्राफियाई तकमील होगी पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के निफाज के बाद। पाकिस्तान में इस्लाम को अमली तौर पे प्रैक्टिस करने के बाद पाकिस्तान की जो नज़रियाती तकमील है वो हो जाएगी। हम बात करते हैं अपने इस प्रोग्राम में हमेशा कि पाकिस्तान की नज़रियाती और जोग्राफियाई तकमील के लिए जाने के लिए कौन से रास्ते हैं, कौन सी राहें हैं, कौन से हल हैं, हम वो हल खोजते हैं और हम बात करते हैं उन इशूज़ के ऊपर जो पाकिस्तान और आलम अरब को आपस में मिलाए, पाकिस्तान का एक मकाम दुनिया में बुलंद हो जाए। हम हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान की डिग्निटी के ऊपर, पाकिस्तान के वक़ार के ऊपर, पाकिस्तान के एहतराम के ऊपर। हम बात करते हैं उन सभी मौज़ूआत पे जो पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएँ, पाकिस्तान को उठाएँ, पाकिस्तान की असास बने, और उन तमाम मसाइल पे बात करते हैं, उन तमाम इशूज़ को, उन तमाम साजिशों को बेनकाब करते हैं, काउंटर करते हैं जो पाकिस्तान के नज़रियाती या जोग्राफियाई असास को नुकसान पहुँचाने का सबब बनती है। आज के प्रोग्राम में हम बात कर लेंगे, मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं। हमारा पहला मौजू है आला सतही सऊदी वफ़द का दौरे पाकिस्तान। कौन आए, किस मकसद के लिए आए, क्या बातें हुई, किससे मिले, इस पर हम बात कर लेंगे। इस तरह हम बात करेंगे पाकिस्तान में इन दिनों पोलियो मुहिम के हवाले से मुतनाज़ चीज़ें सामने आ रही हैं। पेशावर में बच्चों की फौतगी और बच्चों के जो है पोलियो से जो है कतरू से बच्चे मुतासिर हुए, उस पर बात हो रही है। हुकूमती मौक़िफ़ क्या है, अवाम क्या कहती है, एक्सपर्ट से राय लेंगे कि पोलियो मुहिम क्या यहूदी साजिश है या हम इसके ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहे हैं। इसी तरह बात करेंगे पाकिस्तान के अस्पतालों में जो गैर ज़िम्मेदाराना वाक़यात होते हैं, और कराची में स्पेशली जिस तरह बच्ची का एक कत्ल हुआ गलत इंजेक्शन से, और इसी तरह मसीहा जो डॉक्टर है, मसीहा है, वो कैसा कातिल बना, किस तरह उसने अपनी मरीज़ा को दरिंदगी का शिकार किया, ज़्यादती का शिकार किया, उसके बाद कत्ल किया। इस पे बात करेंगे। इसी तरह हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म साहब का दौरा ईरान जो हुआ है इन दिनों, और वज़ीर-ए-आज़म साहब वापस आए, तो हम बात करेंगे ये दौरा कितना कामयाब था, पस मंज़र इस दौरे का क्या था, पेश मंज़र क्या था, क्या बातें हुई, क्या लेकर आए थे, क्या लेके वापस आए और क्या लेके उनको वहाँ पे बातें क्या हो गई, इसका सारा पस मंज़र पे हम बात कर लेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पे पाकिस्तान से डॉक्टर खलीकुर रहमान साहब, और इसी तरह डॉक्टर मोहम्मद जमान साहब जो PTI के रहनुमा हैं। इस तरह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब जावेद इकबाल भट्ट साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियेकार हैं। सर, खुशामदीद आपको प्रोग्राम में। हम बात करेंगे सबसे पहले सऊदी जो आला सतही वफ़द गया पाकिस्तान, जिनमें सऊदी शूरा कौंसल के चेयरमैन हैं। जी जी। तो आप क्या कहेंगे, इस दौरे का क्या मकसद है और किन किन से वहाँ मुलाकातें हुई, क्या क्या बातें हुई हैं? पाकिस्तान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सऊदी वफ़द पाकिस्तान में गया, जिनमें एक शूरा का वफ़द था, जिसने वहाँ जाके चेयरमैन सेनेट से मुलाकातें की, दो तरफा मुलाकात की। अहम वफ़द है, बड़ा डेलीगेशन, बहुत बड़ा डेलीगेशन था, उसने मुलाकात की है और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर उनके जो है शोबा पे इनका जो है वो गुफ्तगू हुई है, जिसके अंदर दोनों मुल्क के दरमियान जो है एक राब्ता बैमी जो है उसको वसअत देना, और इस तरह के दूसरी किस्म के जो अपने गेट टू गेट जो उनकी इस मीटिंग हुई है। उसके साथ ही एक और आला वफ़द भी पाकिस्तान में गया है, जिनमें पाकिस्तान सऊदी आर्मी के नायब वज़ीर दफ़ा थे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला,
जी। तो वो उनका दौरा भी बहुत अहम था। उन्होंने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है, दफाई अमूर पर बात हुई है, खिते की सिक्योरिटी की जो सूरत हाल थी उस पर बड़ी तफसीली बात हुई है, और बाहमी दिलचस्पी के जितने अमूर थे उन पर तबादला ख्याल हुआ है। ये तो ISPR ने बताया है, और ज़ाहिर है ये उन्होंने एक छोटी सी कड़ियाँ बताई हैं, लेकिन इसके अंदर जो एक मुफस्सल जो एक मुलाकात या उस पर जो सूरत हाल पे तज़किरा हुआ है वो ज़ाहिर है दोनों ममालिक और खिते के ममालिक को मद्देनज़र रखते हुए और आइंदा की सूरत हाल के जो है ना गा बगा हमारे दोनों ममालिक आपस में इस तरह के मसाइल पे एक दूसरे को एतमाद में और एक दूसरे के साथ वो शराकतदारी करते रहते हैं। सही, मतलब ये दो डेलीगेशन गए। जी जी, दो डेलीगेशन। एक डेलीगेशन है जो अस्करी उमूर को डील करता है, उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की, उसमें नायब वज़ीर दिफा है। दूसरा एक तिजारती वफद और इनका सियासी डेलीगेशन है, जिसमें यहाँ के शूरा कौंसल के जो चेयरमैन हैं जनाब अब्दुल्ला बिन इब्राहिम आल शेख, जी जी, इनकी सरबराही में वफद गया। वो सेनेट में भी गया है, सेनेट के चेयरमैन से भी उन्होंने मुलाकातें की है, और उनके जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी मुलाकात होती है। तो ये तिजारती हवाले से इसलिए भी अहम है क्योंकि ये जो हमारे सऊदी अरेबिया के नायब वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा था, ये उस दौरे की कड़ियाँ आगे उसके बाद जो वफूद अभी प्रैक्टिकल हो रहा है, जो अमली तौर पे जो है ना $20 मिलियन का जो ऐलान था उसके ऊपर जो है हर शोबा जात में जाके एक मुफस्सल जो है काम शुरू हो चुका है, और ख़ास तौर पे उसके ऊपर इन्होंने एक हर एक, क्योंकि एक बहुत बड़ा 20 मिलियन का प्रोजेक्ट है और उसमें मुख्तलिफ वजारतें, मुख्तलिफ महकमे, मुख्तलिफ अफराद, सनती, तिजारती सबसे मुलाकातें होनी हैं, और वो एक मुकम्मल उसको बना रहे हैं, अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्टें मुकम्मल कर रहे हैं कि किस तरह इस पे जो है अमल दरामद किया जाएगा। ये तो वो अपना था जो तिजारती मैदे के लिए के थे। अस्करी जो अमूर होते हैं वो ज़ाहिर है दोनों ममालिक के ख़ास अमूर होते हैं, जो ज़्यादातर जो हैं वो दोनों हमारे वो आर्मीज़ और इनकी जो है वो आपस के इनकी होती हैं। वो सिर्फ ISPR जो है ना वो मुकम्मल तौर पे जो मालूमात फराहम करता है उसी पे हम तबसरा करते हैं। इसको अगर हम मतलब जिस तरह की आवाज़ें कहीं उठ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ईरान का दौरा करके आ गए, तो फौरी तौर पे उस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए सऊदी डेलीगेशन भी गया, सऊदी वफद भी, कुछ इस तरह की बातें भी हो रही है, क्या कहेंगे आप? सऊदी डेलीगेशन जो है ये गाय हमारे मुल्क में अक्सर जो है इनके जो है ना वो डेलीगेशन आना जाना एक मामूल का सही है। अभी ये एक तसलसल है, ये उस ये जो तसलसल है ये उसका एक रबत है जो उसके लिए वहाँ पे अभी जो है ये आप इसे इत्तेफाक कह लें, वज़ीर-ए-आज़म के ईरान से दौरे से कोई ताल्लुक नहीं, आप इसे इत्तेफाक कह सकते हैं कि ये इत्तेफाकी, मेरा मतलब इस तरह है। लेकिन हमारे जो रिश्ता सऊदी अरब से है, जो हमारे इनके साथ तल्लक है या जो हमारा रबत है वो एक मुसलसल रहता है, तो इसलिए इसको उसमें कभी कमी नहीं आई, कभी ना कमी आई ना ही उसमें, तो ये एक वो तसलसल है। और ये इस तरह का जो एक वो दौरे के साथ इस तरह का हो जाना, ये कोई सऊदी अरब के साथ हमारे जो रिलेशन है, ताल्लुकात है, वो किसी मुल्क की कीमत पर नहीं, वो किसी कीमत, वो मुस्तकिल हैं, उसकी अपनी बुनियादें हैं, उसकी अपनी ज़रूरतें हैं, उसकी अपनी तारीख है, हिस्ट्री है, उसके अपने जो है। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक मैं आपको एक बात बताऊं, जी जी, पाकिस्तान में जब भी कोई नई हुकूमत आती है, बनती है, मैंने अपने गुज़श्ता 30 साल से मैं ये देख रहा हूँ, उससे ये जो मैंने खुद देखा है उसके पहले की सुना है, ठीक है, कि सबसे पहले वो दौरा करती हैं सऊदी अरेबिया से, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो दो दौरे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि सबसे पहले सऊदी अरब का दौरा करती हैं, अलफ उठाने के बाद या अलफ से पहले भी जाती हैं। ये एक इतना एतमाद का रिश्ता है, इतना प्यार का रिश्ता है कि जिससे मशावरत ली जाती है। सही है। और उसके बाद पाकिस्तान का दौरा होता है चाइना का। ये दोनों हमारे मुल्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सऊदी अरब में मैंने तो 1985 से बात कर रहा हूँ, उस टाइम से जो है मैं जो मैंने देखा है कि हर आने वाली हुकूमत जो है पहले सऊदी अरब से जाती है, इनसे मुलाकात करती है और दो तरफा मौज़ूआत पे जो है एक तफसीली बात होती है। कोई ना कोई मतलब महीना ऐसा होता है जिसमें सऊदी अरब का कोई डेलीगेशन जा रहा होता है या पाकिस्तान का सऊदी अरब आ रहा होता है। जी। जैसे थोड़े अरसे पहले इमाम काबा साहब गए, इमाम काबा साहब गए हैं। अभी कल इत्तेफाक की बात है कि कल हमारे वज़ीर मज़हबी उमूर पाकिस्तान के वो यहाँ पे थे। अभी मेरा ख्याल है चेयरमैन का भी हमारा जो है ना वो एक वफद हमारा पाकिस्तान का भी यहाँ आ रहा है थोड़े दिनों में। ठीक है जी, मतलब सऊदी अरब और ये दो तरफा जो है ना ये एक तसलसल आ रहा है। सही है। इसमें कोई वो खबर वो होती है जिसमें कोई एक नया वाक़या हो, कोई नई चीज़ हो, को कभी कभार हो, उसको खबर बोलते हैं। जबकि 2 दिन पहले मेरे पास जो रिपोर्टें हैं, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के कुछ इलाकों में जैसे बाग है, आज़ाद कश्मीर के रावलाकोट वगैरह में बहुत बड़े
अमाउंट के, बहुत बड़े बजट के प्रोजेक्ट वहाँ पे शुरू किए, उनका इफ्तिताह हो गया। जो इस्लामाबाद में सऊदी सफ़ीर है, नायब सफ़ीर, वो ख़ुद वहाँ पे मौके पे मौजूद थी, उनकी मुख्तलिफ कंपनियों ने, तो वहाँ पे भी काम का आगाज़ हो गया। तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट कर रहा है सऊदी अरब। सऊदी पाकिस्तान ने आपने बताया पहले अर्ज की जा चुकी है कि एक तो ये अभी रिसेंट जो 20 अरब डॉलर की उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन उससे पहले भी जो हमारे मायदात या वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी चीज़ों का भी तसलसल है जो बन रही हैं या हो रही हैं, या जिसमें इनकी शराकत दारी है, या जिस पे अमल होना है या हुआ जा रहा है। तो ज़ाहिर है जिस शोबे जात से होता है तो फिर ज़ाहिर है अभी उसका इफ्तिताह करना था या संग बुनियाद रखना था, तो ज़ाहिर है कि वो जिस आज़ाद कश्मीर में बाग के इलाके में या दूसरे इलाके में जहाँ ये प्रोजेक्ट लगा है तो वो वहाँ पे जाके उसका ये उस इलाके के लिए भी बहुत इज़्ज़त अफजाई का मुकाम है कि वहाँ पे हमारी सऊदी गवर्नमेंट जो है वहाँ जाके प्रोजेक्ट लगा रही है, रोज़गार भी होंगे, प्रोडक्ट भी होगी, तो ये अभी तसलसल बढ़ेगा। तो आने वाले 2-3 सालों में इसमें हुजम भी बढ़ जाएगा सऊदी अरब और पाकिस्तान के और तिजारत का दोनों के दरमियान। ठीक है, इस पर बात आगे कर लेंगे जब हमारे मेहमान आएंगे। आगे बढ़ते पोलियो मुहिम, जी बहुत दुखी अजीब खबरें आ रही हैं, हकीकत क्या है इसकी, इस पर तो हम आपकी राय लेंगे, मेहमानों की राय लेंगे। पेशावर का वाक़या हुआ, 2 राय सामने आई, 2 चेहरे सामने आए। एक कहा कि जी वाकई बच्चे जो है 250-300 कुछ रिपोर्टें की गई, चैनल्स ने रिपोर्ट की जी अस्पतालों में गए, बीमार हो गए, कुछ ने उनको ऐसी खबरें भी चलाई कि फौतगी हो गई, बच्चों की मर गए। ठीक है, अच्छा कुछ वीडियोस ऐसी भी सामने आ गई कि जो उसको बाकायदा तौर पर अस्पतालों में बच्चों को एक्शन करवाई गई, हिदायतकारी की गई, वहाँ पे उनको वो किया गया। तो आप बुनियादी तौर पे इस पोलियो मुहिम को पाकिस्तान में किस नज़र से देखते हैं? ये यहूदियों की साजिश है, हमारे बच्चों के खिलाफ साजिश है, या फिर इस पोलियो मुहिम के खिलाफ हमारे कोई लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं? क्या किस नज़र से देखेंगे इसको? फिरदौस भाई आपने जो है ना वो दोनों तरफ बात की है, दोनों में वजन है आपका, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो होती है पोलियो मुहिम जो होती है ये नौज़ायदा बच्चे से लेके 10 साल के बच्चे तक इसको मुतवातर से और तसलसल से जो है ये इसके इंजेक्शन और कतरे पिलाए जाते हैं। सही है। तो आप ये देख लें सऊदी अरब के अंदर इस पोलियो फ्री मुल्क है, इसमें कोई एक भी केस ऐसा नहीं है पोलियो का, लेकिन यहाँ भी बच्चों को कतरे पिलाना जो है वो ज़रूरी समझा जाता है और पिलाए जाते हैं। सही है। और पाकिस्तान में तो अभी रिसेंट पिछले हफ्ते भी बताया कि 2 बच्चे जो है ना ये पोलियो के मरीज़ जो हैं वो अभी हैं जो मिले इनको। ठीक है। तो अभी जो पेशावर में वाक़या पेश आया है जिसमें देखें बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ये जो पोलियो के कतरे हैं इसको एक ख़ास टेम्परेचर के अंदर लेके जो महकमा सेहत का अमला होता है, जो ख़वातीन होती हैं या मर्द होते हैं साथ, वो एक कतरे लेके जाते हैं, वो बर्फ़ के अंदर रखे होते हैं। खुदा न खास्ता किसी वजह से वो टेम्परेचर जो है उनका या किसी वजह से वो ये इत्तफाकिया कोई काम हो सकता है, लेकिन हुकूमत उस पर बड़ी मॉनिटरिंग करती है, वजारत सेहत होती है, उनके साथ भी क्वालिफाइड स्टाफ होता है। वो जिस के लिए आप ये देखो, वो तो शहरों को छोड़ो, देहात में छोड़ो, अभी पिछले तकरीबन 2 महीने पहले तस्वीर मैंने देखी थी कि कितने फुट बर्फ़ पड़ी हुई है और वहाँ पे वो जो है पोलियो के जो है ना वो टीम जा रही है किसी गांव के लिए कतरे पिलाने के लिए। हुंजा में गिलगित में आपको मैं तो ख़ास तौर पे उनको सपोर्ट करनी चाहिए जो इतनी मेहनत से हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए कर रहे हैं। खुदा न खास्ता इनके बच्चों की वजह से, कतरे ना पिलाने की वजह से, थोड़ी सी कुताही की वजह से अगर बच्चे आपका खुदा न खास्ता किसी का अपाच हो जाता है तो ये घर वालों के लिए, कौम के लिए एक बोझ साबित होता है। तो जो पेशावर का आपने अभी जिक्र किया है, किसी किस्म की वजह से कोई अगर खुदा न खास्ता कोई थोड़ा सा टेम्परेचर की या किसी वजह से, या उसके ये भी डॉक्टरों ने कहा था कि अगर बच्चे को कतरे पिलाए जाए तो उसके बाद पानी ज़्यादा पिलाया जाता है कोई किसी वजह से, तो लेकिन वो एक हुआ तो, लेकिन हमारे यहाँ खबरें जो है ना मनफी या उसको आप अफवाहें जो होते हैं ना वो फैलाई जाती हैं। पेशावर में भी यही हुआ, पेशावर का यही है ना, अफवाह के ऊपर जो है ना, फिर उन्होंने एक आप देखें कि मीडिया इतना तेज है, अब जिस बंदे ने वो बच्चों को लेके तो वो वीडियो बनाई, वो एकदम बच्चे बेड पे गिरते हैं, वो एक्ट होता है, वो गिरफ्तार कर लिया ना, लेकिन ये क्या होता है, ये एक मनफी तासर दिया जाता है। इस तासर को, ये कोई मजाक तो नहीं है ना। अच्छा, फिर हमारे कौम के अंदर कुछ लोग ऐसे क्यों हैं जो इसको साजिश समझते हैं या इसको इस पे सवाल उठाते हैं, इसको शक की निगाह से देखते हैं? क्या इसके मुहर्रकात हैं, सबब है, ऐसा क्यों है? सर एक तो मैं चाहता हूँ कि हुकूमत जो है ना ये फ्री के जो वैक्सीन करनी और कतरे पिलाने बंद कर। अच्छा, फ्री वाली चीज़ पे एतराज़ होता है क्योंकि उसकी जब अहमियत ना रहे ना किसी चीज़ की, तो उसको कहते हैं ना माले मुफ्त दिले बेरहम। सही है। तो इसके लिए ये
सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बाहर के ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा और बहुत से लोग हमारी मदद करते हैं। कतरे ये बहुत कीमती, इसका जो कतरे हैं वो बहुत कीमती इसकी ये कीमत है, लेकिन इसलिए हमें कि फ्री मिल जाते हैं। बच्चों को घर पर लाने आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं कि भाई आके नंबर लगाते हैं, बच्चे को देखते हैं, फिर टैग करते हैं कि अच्छा, इसमें शक की बुनियाद एक तो ये भी है कि कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि दीगर बीमारियां भी पाकिस्तान में हैं, उनके ड्रॉप्स, उनके कतरे, उनके इंजेक्शन क्यों नहीं लगते हैं? आप देखें भाई, इसी पे ही क्यों ज़्यादा नहीं फोकस जी है? नहीं, पूरी दुनिया देखो, एक तो है कि 9 महीने तक होते हैं इंजेक्शन, वो बच्चों को पिलाए जाते हैं, कतरे भी लगाए जाते हैं, इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, वो एक 9, फिर वो उसका एक का है 2 साल के बाद एक लगाना होता है। ये कतरे जो होते हैं, जिसको खनाक भी बोलते हैं, ये अपना पोलियो बोलते हैं हम इंग्लिश में, तो ये इसमें मजदूरी का चांस बहुत होता है। खुदा न खास्ता ये मजदूरी से बचाव के लिए, अपाच होने से बचाव के लिए ये कतरे इतनी वो हुकूमत देखती है। खुदा न किसी सोसाइटी में इस तरह के वाक़यात होना कोई अच्छी अचंभे की बात तो नहीं है ना। तो ये इससे महफूज करने के लिए बच्चों का मुस्तकबिल है, बच्चों के वालिदैन के लिए है, ये हमारी खुद के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, ये उनसे पूछो जिनके घर में खुदा न खास्ता इस तरह का कोई मरीज़ हो, बच्चा हो, उनको पूछो कि ये उनको कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, उसके लिए क्या करना पड़ता है। वो बच्चा ही रहता है, वो बच्चा जब तक जिंदा रहता है वो बच्चा रहता है, बेशक 40 साल का हो जाए। अब इसमें जहालत सर ये कि मतलब जो पोलियो पिलाने वाले रजाकार थे, कराची से लेकर खैबर तक कितने को कत्ल किया गया? अभी लाहौर में अभी देखे ना, कल परसों का वाक़या है। अभी लाहौर जैसा मॉडर्न शहर, लिबरल शहर, जिसमें आला तलीम याफ्ता लोग हैं, अब उसमें जाके एक अभी दिखा रहे थे टीवी पे कि वो पोलियो के रजाकार थे, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की टीम के जो मेंबर थे, उसको मारा है। उसके देखो बाजू कटा हुआ है, चाकू छुरियों से उसने वार किए हैं, जवान बच्चा था वो भी। तो उससे पूछा कि भाई तुमने क्यों मारा है, तो उसने कहा जी हमें डर है कि खुदा ना खास्ता जी हमारे बच्चे ना फोत हो जाएं। यानी कि एक इस तरह की अफवाहें फैलाई गई हैं ना, तो लोग अफवाहों पे ज़्यादा वो कान धरते हैं बेनिस्बत जो है कि उसको हकीकी किसी गवर्नमेंट महकमा सेहत के तर्जमान की वजात को वो असर लें कि महकमा सेहत के जो असल डॉक्टर्स हैं, जो तर्जमान हैं, उनकी राय को मुकदम समझा जाए। अफवाहों पे तो कान धरेंगे तो कल मुल्क भी नहीं चलेगा। तो ये हमारे एक तरफ तो हम इसको यहूदी साजिश कह रहे हैं और दूसरी तरफ से हम अपने ही मुसलमान भाई जो रजाकार हैं, जो गरीब घराने की खवातीन हैं, खैबर पख्तूनख्वा में उनको कत्ल किया गया, कराची में उनको कत्ल किया गया। ईमानदारी की बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन बहनों को, उन बेटियों को और उन बच्चों को जो रजाकार हैं, जो जाते हैं, हर घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, जाके टीका लगा के आते हैं, सॉरी अपना ये पोलियो के कतरे पिलाते हैं, रजिस्टर करते हैं कि इनको इतने देर पे हमने टीके दिए हैं, कब है, कौन से बच्चे हैं, कितने घर में हैं। तो ये उनके हमें तो एजाज़ देना चाहिए उनको। हमें तो वो जो से ख़ास तौर पे वो जो गिलकत इंजा में जो था वो बर्फ़ वाला, हम लोग को उसको प्रोजेक्ट करना चाहिए, दुनिया को दिखाना चाहिए कि हमारे जो है नौजवान जो खिदमत कर रहे हैं ये किस तरह कर रहे हैं। उनको कम से कम किसी अवार्ड से दे दें, ये नहीं कि वो पैसे का हो या तरीफ़ी संत ही दे दें, उनको अप्रिशिएट किया जाए ताकि दूसरे भी करें। और आवाम से भी गुजारिश है कि खुदारा अफवाहें जो है ना उन पे काम ना धरें। और चीज़ें बहुत चीज़ें होती हैं अफवाहें के लिए। सेहत जो है, सेहत ही ज़िंदगी है और सेहत की हिफाजत हर बंदे पे फ़र्ज़ है। और कौम पे जिस तरह हुकूमत आपका सोचती है, आप भी हुकूमत के साथ ताउन करें। अच्छा, यहाँ पे एक हमारे फेसबुक जो हम कभी सवाल लेते हैं, हमारे जो लाइव देखने वाले, उनसे एक साथी ने सवाल किया, यूब चित्राली साहब ने, कि आखिर सिर्फ वैक्सीन को गन पॉइंट पर ही क्यों पिलाते हैं, एड्स कैंसर के लिए इतने सख्त इकदाम क्यों नहीं किए जाते हैं। इसी तरह दूसरा उनका सवाल ये, क्या पाकिस्तान में इस वैक्सीन को चेक करने की कोई लैब मौजूद है? एक तो इसमें मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन आपने फिर इस पर मज़ीद जवाब देना है। ये जो गन पॉइंट पे पिलाने की बातें हो रही हैं, ये भी प्रोपेगेंडे का हिस्सा है, ये अफवाहें। चूँकि तस्वीरों में कुछ ऐसा नज़र आया कि वो वैक्सीन वालों के साथ, कतरे वालों के साथ, वो रजाकारों के साथ फौजी होते हैं, वैसा औकात पुलिस होते हैं, वो उनकी सिक्योरिटी के लिए होते हैं क्योंकि उनकी टीमों पे हमले हुए हैं। तो अब उसको दिखाया जा रहा है कि बच्चों को गन पॉइंट पे पिलाया जा रहा है। ये सर उसमें दो चीज़ें थी। एक तो आप इसको इस तरह देखें ना कि पाकिस्तान कितना अरसा हालत जंग में रहा है। जी जी, ठीक है। तो कुछ इलाके जो हमारे कबाइल के इलाके थे, वहाँ पे अगर ये बच्चों को पिलाने के लिए घर में जाके दस्तक देते थे तो वो समझते नहीं, खुद वो उनको ये नहीं था कि उनको ये पोलियो के जो है ना वो जो कतरे हैं उसके पे इतराज़ था। उनको बाद दफ़ा ये शक जो होता है ना या गुमान हो जाता है कि खुदा न खास्ता ये कोई ऐसे कुछ जसूस टाइप के या वो मुखबर टाइप की या कुछ इस तरह की सिक्योरिटी इशू के मामला में वो उससे लोग अगर कोई घबरा गया या कोई होता है तो वो बाद दफ़ा हो भी सकते थे। तो वो दोनों एक तरफा नहीं दो तरफा हो जाते हैं।
और जबकि हमारे पास शकील अफरीदी की मिसाल शकील मौजूद अफरीदी है, की मिसाल मैं वही कह रहा हूँ जो ना कि उसकी वजह से जो है ना लोग ज्यादा मशकूक हो गए। जी। तो वो जरा इसलिए जो है ना हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पे वो दोनों तरफ से जो शक जो है ना उसकी वजह से ये सारे मामलात की कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। वो जो सिक्योरिटी वाले जाते हैं वो सिर्फ उन बच्चियों को जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की होती हैं या वॉलंटियर होते हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए जाते हैं। उसका खुदा ना खास्ता वो गन नोक पे नहीं करते, अल्लाह ना करे, क्योंकि ये तो एक खिदमत का काम है ना, इसमें कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा अमर तो नहीं है वाकया, इसमें कोई मसला नहीं है। वो उनकी सिक्योरिटी के लिए होते हैं, कुछ सिक्योरिटी रीजन। अच्छा, एक दूसरे हमारे साथी हैं यहाँ पे ताहिर आलम साहब, उन्होंने जवाब दिया दूसरे भाई को कि इस्लामाबाद में इस वैक्सीन की लेबॉर्ट्री है, इसकी टेस्ट होती है, और कराची में भी है मेरे इल्म के मुताबिक। सर इसकी बाकायदा पाकिस्तान में ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से सर्टिफाइड है, पूरी दुनिया में इसकी डोनेशन की जाती है, भेजी जाती है, टेस्ट होती है, वेरीफाइड होती है। फिर जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि इस वैक्सीन को पिलाने के लिए एक ख़ास वो टेम्परेचर में रखा जाता है, एक ख़ास यूनिट में जो लेके वो कैरी करते हैं, वो उसका एक टेम्परेचर मुय्यन होता है कि इसके अंदर पानी, इसके अंदर जो है इसके जो वो टेम्परेचर होगा इससे ज़्यादा नहीं होगा या इससे कम नहीं होगा। वो पूरी एहतियात के साथ, पूरी तदाबीर के साथ लेके जाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए बहुत सख्त जो है वो चेक एंड बैलेंस रखा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। सही है। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी भी कोई भी चीज़ होती है, कभी वो हो जाता है। अच्छा, फिर ये कि जहालत हमारे यहाँ इतनी है इस मुल्क में, आप देखें अगर इसके पूरे सर्वेज निकालें, इसकी पूरी रिपोर्टें निकालें, 98 से पहले दुनिया के हर मुल्क में ये पोलियो के केसेस थे, लेकिन 98 से लेकर 2011 तक दुनिया के सिर्फ 3 मुल्कों में ये पोलियो के केसेस रहे। अफ्रीकन मुल्कों में भी खत्म हो गए हैं। अब हमारा मुल्क रहा, अफगानिस्तान रहा, और इंडिया 2011 में इंडिया में भी खत्म हो गए। वहाँ वैक्सीन हो गए, वहाँ हमसे ज्यादा जहालत है, वहाँ प्रॉब्लम है, हम और अफगानिस्तान रह गए। हम 2 ममालिक दुनिया में ऐसे रह गए कि जहाँ पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। ये पोलियो कतरा फ्री मुल्क नहीं बना अभी तक। सही। इसके लिए क्या करना चाहिए शूर लोगों को देने के लिए, सर मैं प्रोपेगेंडे के तौर के लिए, मनफी ज़हन को खत्म करने के लिए? एग्जैक्ट मिसाल दे रहा हूँ कि हमारा हमसाया है, उसका बेटा, उसको ये पोलियो की वजह से उसका बच्चा जो है वो पैरालाइज हुआ है। सही। अब उस बच्चे की उम्र तकरीबन जो है 12 साल हो चुकी है। सही है। अब बच्चा, वो समझ लो कि अभी बच्चा ही है। ठीक है। अब उसको वो कैरी करते हैं, घर वाले लेके जाते हैं, उसके लिए उन्होंने घर वालों ने अटेंडेंस रखा हुआ है करने के लिए। अब वो मेरी उनसे थोड़े दिन पहले बात हुई तो वो कह रहे थे हमारे बच्चे को एक स्कूल है वहाँ पे एडमिशन मिला है, तो वहाँ पे उसकी फिजियोथेरापी भी करेंगे, उसकी स्पीच थेरापी भी करेंगे, और उसके साथ उसको जो है ना एजुकेशन का भी करेंगे। तो मैंने कहा भाई यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, तो इस पर कितने पैसे लग रहे हैं? तो वो कह रहा है जी हम इस पे तकरीबन 27,000 माहाना जो है फ़ीस की मद में देना पड़ेगा। तो मैंने कहा वो कैसे आप करेंगे? कहता है ये तो हमारी कंपनी है जो उसने इसको जो है ना वो करके हमारे लिए कर, उस पर अभी कहता है अप्रूवल आनी है, लेकिन ये एक बहुत जो कहता है ये छोटी सी हमारी गफलत की वजह से हम पूरी ज़िंदगी का जो खमाजा भुगत रहे हैं। सही है। तो ये सब बहन भाइयों को इस पर खुसूसी तवज्जो, और मेरी बहनों को उस पर तवज्जो करनी चाहिए कि इसको ये एक ऐसा ही करें जैसे घर के अंदर बच्चे को कपड़े पिलाने होते हैं, सिलाना होता है, दूध पिलाना होता है, कतरे पिलाना भी उसी में एक आपने शामिल करना है। तो तब जाके इस तरह के आप करेंगे तो हम तरक्की कर सकेंगे। इसमें जो प्रोपेगेंडा है उसके तोड़ के लिए ज़रूरी है कि हम कोई ऐसे काम करें, ऐसी मुहिम्मत चलाएं जिससे जो है लोगों को एजुकेशन हो जाए। जी जी। लोग हमारी तो आजकल हमारे तो माशाल्लाह जी आजकल तो हमारी बच्चियाँ हैं, उनने तो माशाल्लाह MPhil किया हुआ है, MSc है, हर घर में बच्चियाँ 2-2 जो 3-3 जो हैं वो BS ऑनर्स हैं, आला तलीम याफ्ता हैं। तो वो बच्चियाँ माएँ हैं जो दूसरी हैं पढ़ी लिखी, वो वेल अवेयर हैं। तो फिर भी लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जो है इस तरह की वो छाप है, या कुछ उनको वो बताते हैं, या अब मैं को नहीं कहना चाहता कि वो मसल की तौर पे भी कहते हैं जी नहीं ऐसे नहीं करो जी, फतवे शतवे आ जाते हैं। मौलाना का क्या काम है जी वैक्सीन के हवाले से बात करें कि जी नहीं सेहत के मसाइल पे उसके इल्म नहीं है, मसाइल जिस पे इल्म ही नहीं है उस पे फतवा जारी कर देते हैं। बस वो एक और दूसरी बहस चली जाएगी दूसरी तरफ। लेकिन हम ये इसी पे फोकस करना चाहते हैं कि हमें जो है अपने बच्चों का मुस्तकबिल, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, और दुनिया में हम अब आजकल तो ये नहीं है कि आजकल दुनिया में आमदोरफ्त भी एक ऐसे ही हो गया जैसे एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है। तो इसलिए पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाएं और अपने साथ तावन करें, मुल्क के साथ करें और घर वालों के साथ तावन करें। सही है, कोई यहूदी साजिश वाजिश नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमारे अस्पतालों के हवाले से अगर हम बात करें
कि अस्पताल और जो सेहत के मराकज़ हैं जी, जी। वहाँ पे बैठे हुए जो डॉक्टर साहब होते हैं, हम उसको उर्फ आम में कहते हैं जी मसीहा, मसीहा जी। लोगों की मसीहाई करता है, इसमें लोगों कोई के दर्द को जो है अपना दर्द समझ के उनका इलाज करता है। लेकिन हमारे यहाँ मसीहा कातिल बन जाता है, हमारे यहाँ तबीब जो है वो कातिल बन जाता है, कस्साब बन जाता है। दो वाक़यात की अगर हम बात करें, कराची में वो बच्ची का जिस तरह गलत इंजेक्शन लगा और उनके वालिद का जो दर्द भरा वो था, जब उसका बयान था, गुफ्तगू थी उसकी, और उसके अलावा कराची में ही जो है डॉक्टर साहब ने जो है अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दे जी, जी। और वो अपने अंजाम को पहुँचे, जी, जी। उन्होंने अपनी मरीज़ा को जो है ज़्यादती करने के जी, बाद जी। कत्ल कर दिया। एतबार उठ गया लोगों का अस्पतालों से। वैसे ही पहले दवाइयाँ महंगी है, इलाज महंगा है। आपकी बात समझ गया हूँ। क्या कहेंगे फिरदौस भाई, जब भी आदमी कोई टेक्निकल हो या डॉक्टर हो या प्रोफेसर हो या टेक्नीशियन हो, सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसको बोलते हैं डायग्नोस करना। हर चीज़ की डायग्नोस होती है। अगर हम कंप्यूटर ठीक करेंगे तो हमें पहले ये डायग्नोस करना पड़ेगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। डॉक्टर के सबसे अच्छी सबसे अच्छा जो डॉक्टर का काम होता है वो डायग्नोस करना होता है कि इसको बीमारी क्या है, तशखीस इसको बोलते हैं। तशखीस जो होती है वही जो है ना एक सबसे बड़ा अमल है। अगर तशखीस हो गई है तो फिर उसके लिए दुआ देनी और करनी, इलाज करना सहल हो जाता है। सही है। अच्छा, अब ये डॉक्टर जो होता है उसके पास बहुत पेशेंट आ रहे होते हैं। एक उसके साथ पैरामेडिकल स्टाफ होता है, वो क्वालिफाइड होता है, वो MSc होती हैं डॉक्टर, जो नर्सें होती हैं आजकल के। तो पूरी दुनिया में डॉक्टर से ज़्यादा वो जो MS नर्सें होती हैं ना, उनकी तनख्वाहें भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि असल डॉक्टर के जब इलाज होना होता है, ऑपरेशन होना होता है, सबसे बाद में जो टेक केयर करनी पड़ती है वो करती हैं। सही है। ठीक। अब क्या है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एक तो वो स्टाफ की कमी है, स्टाफ पूरा नहीं होता, तो ज़ाहिर है पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और हर आदमी की इस्तिताअत नहीं है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल का भी रुख कर सकते हैं। बढ़ती हुई महंगाई का वो एक और तज़किरा है, लेकिन हम इस टॉपिक पर रहना चाहते हैं कि अद्वियात लेना नामुमकिन हो चुका है। दवाइयाँ इतनी महंगी हो चुकी हैं कि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। हॉस्पिटल में जाते हैं, डायग्नोस हुआ, डॉक्टर साहब ने लिख के दे दिया कि भाई इस बच्ची को ये आपने ड्रिप देनी है, लगाना है। डॉक्टर का काम होता है वो करके दे देना, उसका काम होता है जो उनकी सीनियर जो हेड नर्स होती है। डॉक्टर खलीकुर रहमान साहब इस वक्त लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में खुशामदीद। पोलियो के हवाले से हम बात कर रहे थे। काफ़ी जो है पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर जो है पोलियो के हवाले से बहस मीडिया के ऊपर हो रही है। कुछ इसको दुरुस्त करार दे रहे हैं, कुछ इसको गलत करार दे रहे हैं। पेशावर में वाक़या हुआ, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये किसी यहूदी साजिश का हिस्सा है या यही कहना ही एक साजिश है इस पोलियो के खिलाफ? आप किस तरफ हैं और आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहूदियों को हमारे खिलाफ साजिश करने की इतनी जल्दी जरूरत नहीं होती जितने खुद हम अपने खिलाफ साजिश पे तैयार हो जाते हैं। सही है। पहली बात यह है कि दो इश्यूज को अलग अलग रखें। ठीक है। एक है पोलियो वैक्सीनेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दूसरा इशू ये कि ये पोलियो वैक्सीनेशन जिसके इस वक्त ये नताइज निकल रहे हैं और ये इसके लिए ये तरीक़ेकार अडॉप्ट किया गया, क्या ये दुरुस्त है कि नहीं, ये दो अलग इशूज हैं। अगर हम दो इशूज को अलग रखें तो मामला हर एक के सामने बहुत क्लियर हो जाता है। सही। मुझे कल परसों भी कुछ चैनल ने राब्ता किया और मैंने जानबूझकर इस इशू पे अपने पाकिस्तानी चैनल से बात करना मैंने मुनासिब नहीं समझा, लेकिन आप हजरात की मोहब्बत थी इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरे भाई बात ये है कि कौन अहमक होगा जो पोलियो वैक्सीनेशन का मुखालिफ हो। ठीक है। पोलियो वैक्सीनेशन का कोई मुखालिफ नहीं होता, लेकिन बात यह है कि एक खास सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो पोलियो वैक्सीनेशन हो रही है और पाकिस्तान के जो ड्रग्स एक्ट की मुखालिफत हो रही है और पाकिस्तान के अंदर इसके लेबोरेटरी टेस्ट का कोई सिस्टम नहीं है, ये ईमान दिलगैब से भी शायद कोई ऊपर की चीज है। जो पेड चीज आती है और वो पेड चीज बगैर किसी टेस्ट के यहूद और नसारा पर अंधा एतमाद करते हुए हम अपने बच्चों को पिला रहे हैं। और अगर इसके रिजल्ट 100% दुरुस्त आते होते तो हमें कोई एतराज शायद ना होता। और हमारे उलमा ने जो फतवे दिए वो भी एतमाद की बुनियाद पे थे। साफ ऐलान कर रहा हूं आपके चैनल से, वो तहकीक की बुनियाद पे नहीं थे, एक एतमाद की बुनियाद पे थे। रियासत माँ होती है तो अपनी माँ जो रियासत है उस पर एतबार करते हुए हमारे
उलमा ने फतवे दिए थे कि हाँ भाई पोलियो वैक्सीनेशन होनी चाहिए, लेकिन आप देखें कुछ अरसा हुआ, चंद महीने हुए, कराची के अंदर पोलियो वैक्सीनेशन के क्या असरात मुरतब हुए, वहां बच्चों की अमवात वाक़ई हुई। इसी तरह पिशावर के अंदर देखें, आपके सामने पूरा पिशावर बाहर निकला हुआ है। हमारा मीडिया उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मीडिया इस बात को छुपा नहीं सका। आखिर इसके इतने खतरनाक नताइज क्यों आ रहे हैं? चले जी, हमारे तबीब हमें बता दें, हाँ जी हमने ये गारंटी दी हुई थी या ये दवा एक्सपायर थी, कोई तो रीजन हो ना जी। जिस दवा पर आप ईमान दिल गैब लाते हुए डब्बा खोल के बच्चों के मुंह में वो कतरे जबरदस्ती गन पॉइंट पे डालते हैं और आप अपने लेबोरेटरी टेस्ट से उसे गुजारते नहीं, आप उसे स्कैन करते नहीं, आपके पास कोई निजाम नहीं है, तो मेरे भाई ये बताएं उस पर एतबार कैसा किया जा सकता है? अवाम का फिर रियासत पे एतबार क्या होगा? फिर एक ऐसे मुल्क में जहां खानदानी मनसूबबंदी के गुब्बारे मुफ्त दिए जाते हों, खुसूसन पाकिस्तान की जो जिहादी पट्टी है, आप पूरे सूबा सरहद को ले लें, पूरे आप गिलगित बल्तिस्तान हमारे नॉर्दर्न एरिया को ले लें, वजीरिस्तान को ले लें, और आपका ट्राइबल कबायली पट्टी ले लें, आप बलोचिस्तान की पट्टी ले लें, शर्म आती है बात करते हुए। पंजाब में तो शायद ये गुब्बारे 5-10 रुपए के मिल जाते हैं, लेकिन मैंने जिन एरिया की बात की है जो हमारी जिहादी पट्टियां हैं और जो हमारे कुदरती दिफाई मराकज हैं, हर लिहाज से कहते हैं, जोग्राफी लिहाज से भी, अफरादी कुव्वत के लिहाज से भी, जो हमारे पाकिस्तान के जोग्राफियाई एक बहुत बड़ा हमारे लिए दिफाई हिसार है, वहां ये खानदानी मनसूबबंदी के गुब्बारे भी क्यों मुफ्त मिलते हैं? आखिर वजह क्या है? देखिए ना, इन तमाम चीजों को सोचने की जरूरत है। एक आकिल बालिग इंसान इन चीजों को जरूर सोचेगा, वही हमारे बच्चे हैं। अगर इन लोगों को हमारे बच्चों का इतना ही ख्याल है तो ये वहां ड्रोन मिसाइल क्यों बरसाते रहे, ड्रोन बम क्यों बरसाते रहे? वहां इस वक्त वजीरिस्तान और उन इलाकों में जहां अमेरिका मुसलसल ड्रोन बरसाता रहा, इस वक्त कैंसर की वबा आम हो चुकी है। सही। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर हेपेटाइटिस की वबा आम हो चुकी है। सही है। ठीक है, अल्लाह माफ फरमाए, एड्स के मरीज भी पाए जा रहे हैं। इन अमराज में से किसी एक की तरफ भी तवज्जो नहीं, लेकिन बच्चों को पकड़ के जबरदस्ती स्कूल में भी पिलाया जा रहा है, घरों में भी पिलाया जा रहा है। और उमूमन मैं आपको एक और बात बता दूं, इस पोलियो वैक्सीनेशन जो पंजाब में उसके इतने क्या कहते हैं खतरनाक नताइज सामने नहीं आए, लेकिन उमूमन बुखार होना, पेट खराब होना, ऐसी चीजें होना, मैं कसम खा के कहता हूं पंजाब में भी ये आम है मेरे भाई। बुखार का होना, पोलियो वैक्सीनेशन के बाद ऐसी चीजों का होना। फिर गैर मुल्की मुहक्किकीन ने जो इस बारे में बहुत सी बातें की हैं, ठीक है डिवाइडेड ओपिनियन हो सकती है, हम इसका इनकार नहीं करते, लेकिन बहुत से गैर मुल्की मुहक्किकीन जो इस हेल्थ से ही ताल्लुक रखते हैं वो कहते हैं कि भाई इसके अंदर तो बंदर के भी जरसूमें शामिल हैं और ये जो वायरस इसके अंदर क्या कहते हैं, और बल्कि ओरिया ने तो इस पर एक प्रोग्राम भी किया हुआ है कि पाकिस्तान क्या कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर पोलियो वैक्सीनेशन तब आई जब पोलियो खत्म हो चुका था, वैक्सीनेशन फिर शुरू की गई, गालिबन पाकिस्तान की वो बात करते हैं। तो इन शॉर्ट खुलासे कलाम मेरी राय ये है, पोलियो वैक्सीनेशन का कोई भी मुखालिफ नहीं हो सकता, लेकिन पोलियो वैक्सीनेशन का जो तरीकेकार पाकिस्तान के अंदर अडॉप्ट किया गया है कि उसको किसी लेबोरेटरी टेस्ट से गुजारे बगैर ईमान बिल गैब लाते हुए जो क्या कहते हैं यहूद और नसारा की तरफ से दवाई इनको मुफ्त में मिल रही है। ये तो कहते हैं जी 90% मुफ्त मिल रही, 10% हम देते हैं। मैं तो समझता हूं कि इनको 110% मुफ्त मिल रही है, ऊपर से इस बात पे इमदाद भी मिल रही है कि तुम जबरदस्ती दिलाते हो। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये तरीकेकार गलत है, ये तरीकेकार गलत है, बिल्कुल ये 100% गलत है। मुझे बताएं, आप सिर्फ आप पाकिस्तान में हो तो मैं आपसे सवाल करता हूं, आपके हमसाये के खुदा न खास्ता आपके हमसाये के बच्चे की मौत वाकई हो जाती है पोलियो के खतरे से है और आगे से शोर भी मच जाता है, नहीं जी ये पोलियो के खतरे से बच्चा नहीं मरा, ये बल्कि किसी और वजह से ऐसा हुआ है। ईमानदारी से बताएं मेरे भाई, आप हमसाये दीवार एक है, आप अपने बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाएंगे? कभी भी नहीं पिलाएंगे। आप इस खतरे से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त यही रद्द-ए-अमल आ रहा है। वो लोग जो पोलियो वैक्सीनेशन को दुरुस्त समझते हैं वो भी पिलाते हुए उनकी टांगे कांपती हैं कि क्या करेंगे, पता नहीं क्या रद्द-ए-अमल होगा, ये दवा क्या गुल खिलाएगी। और एक और बात बता दूं, पाकिस्तान के अंदर आज से पोलियो वैक्सीनेशन से पहले सर्वे करवा लें, पोलियो वैक्सीनेशन के बाद सर्वे करवा लें। मैं इल्जाम नहीं देता पोलियो वैक्सीनेशन के ऊपर, लेकिन आपको एक खास बात बता रहा हूं, पाकिस्तान में जब पोलियो वैक्सीनेशन नहीं थी, दिमागी अमराज, मर्दाना बांझपन, जिनाना बांझपन, ये चीजें नहीं थी। पोलियो वैक्सीनेशन के बाद आप इस रेशो को नोट कर लें, पाकिस्तान में दिमागी अमराज कितने हैं,
जिस्मानी अमराज कितने हैं, मर्दाना जिनाना बांझपन कितना है। और एक और बात पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको बता दूं, यहां नॉर्मल डिलीवरी होने ही नहीं दी जाती। एक आम सेहतमंद औरत जब जाती है उसको जबरदस्ती पकड़ के उसका क्या कहते हैं ऑपरेट कर दिया जाता है, उसकी सर्जरी कर दी जाती है। इतना जुल्म आपको धरती पे किसी शायद रियासत पर नजर आता होगा। कल मुझे एक खातून क्या कहते हैं कह रही थी कि आप चैनल पे आए, तो मैंने इनकार किया जी मैं इस मसले पर चैनल पे आने के लिए फिलहाल तैयार नहीं हूं। तो जहां तक मुझे याद पड़ता है, अल्लाह माफ फरमाए मुझसे गलत फहमी ना हो, मैंने कहा जी ये मौतें वाकई नहीं हुई, नहीं बहुत कम हुई। मुझे एक बताएं, पूरे पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीनेशन से सिर्फ एक बच्चे की मौत भी हो तो उस पोलियो वैक्सीनेशन पर आर्जी तौर पर ये पाबंदी लगाने के लिए एक मौत काफी है कि नहीं? सही बात, ठीक है ना जी। सिर्फ एक मौत ही काफी है पूरे पाकिस्तान के अंदर पोलियो वैक्सीनेशन पर आर्जी पाबंदी लगाई जाए, इसकी तहकीकात की जाए, रिसर्च की जाए। और पाकिस्तान में जब तक ऐसी लेबोरेटरी कायम नहीं होती जो इन पोलियो कतरात को तिब्बी मुआयने से गुजारे और हमारे तबीब इसकी गारंटी दें, फिर पिलाए। और सीधी सी बात है, मैंने खुद, मेरे भी बच्चे हैं, मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता किया, मैं कहा डॉक्टर साहब अगर मैं पोलियो के कतरे नहीं पिलाता तो होम्योपैथिक में इसका अल्टरनेट मौजूद है? उन्होंने कहा कि बिल्कुल होम्योपैथिक में इसका अल्टरनेट मौजूद है। तो मुझे हौसला मिला। सही। तो मैं ये कहता हूं पाकिस्तान खुद पोलियो के कतरे तैयार क्यों नहीं करता, बजाय इसके कि हम बाहर से पोलियो कतरे लें मुफ्त के और अपने मुफ्तियों को मजबूर करें कि वो रियासत पर एतमाद करके फतवे देते फिरें। इससे अच्छा तरीका नहीं है कि पाकिस्तान खुद पोलियो कतरे बनाए, हमारे मुतदय्यिन दीनदार डॉक्टर आगे हों और वो उस पर ओके करें, फिर देखें कौन सा एक अहमक एक बंदा भी नहीं मिलेगा जो पोलियो वैक्सीनेशन की मुखालिफत करे। सही बात है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने कीमती वक्त दिया और अपना ओपिनियन हमें दिया, बहुत शुक्रिया। नवाजी सलामत रहिए। डॉक्टर साहब के तफसीली तबसरे पे अगर कोई तबसरा आपने करना है तो उनकी राय है, उस राय का एहतराम किया जाएगा। डॉक्टर खलीक साहब हैं, उनकी एक राय है, उसका एहतराम करना हम पे फ़र्ज़ है। और सबसे उनने जो सवाल उठाए हैं, असल में उनने सवाल उठाए हैं जो वो वैक्सीनियन उसके खिलाफ नहीं, वो ना तो उनने मुखालफत में किया, उनने वो एक जो बताया ना कि जो एक तासर उभर रहा है कि खुदा न खास्ता अगर बच्चे को कतरा पिलाने से अगर कोई बच्चा फोत हो गया किसी वजह से, मैंने जैसे पहले आपसे अर्ज़ किया है वैक्सीन होता है, इसका एक टेम्परेचर मुय्यन किया जाता है कि इस इतने टेम्परेचर के अंदर जो है वो दवाई रखनी है। मैंने कहा खुदा ना खास्ता अगर किसी ऐसी जगह पे किसी ऐसे माहौल पे तो वो कतरा, जैसे लोगों को इंसुलिन लगती है इसकी क्या नाम है शुगर के लिए, उसके लिए भी देखे ना वो, और उसके टेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, वो माकूल मुतालबा है, अवाम का मुतालबा है। मेरी बात सुनो, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान 22 करोड़ का मुल्क है, पाकिस्तान के अंदर लेबॉर्ट्रीज भी हैं, पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन दवाइयाँ भी बनाता है, बड़ी इंडस्ट्रीज़ है पाकिस्तान की जहाँ पे मैं अपना ये फार्मास्यूटिकल दवाई बनती है। उनको जो दवाइयों को टेस्ट करने के लिए, हर दवाई को टेस्ट करने के लिए लेबॉर्ट्री जाती है ना, वो लेबॉर्ट्री पाकिस्तान में है तो तभी वो पास हो रही हैं आलमी स्टैंडर्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि खामोशी से बगैर किसी उसके। चले हम अपने उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। उस पे बात कर रहे थे अस्पतालों के अंदर जो कातिल मसीहा बैठे हैं, इस पे आप बात कर रहे थे। बात हो रही थी हमारी वहाँ हमारी बात कहीं से किधर चली गई है। उसके कहने का मकसद ये है कि वो जो डॉक्टर होता है उसने अपना डायग्नोस किया, आगे उसने वो फ़र्क रेफ़र कर दिए कि दवाई जो है या ये चीज़ इसको दी जाए ड्रिप। देखें गलती तब होती है या किसी का हादसा तब होता है जब थोड़ी सी लापरवाही इसमें शामिल हो जाए, वो कार का एक्सीडेंट हो या जहाज़ का एक्सीडेंट हो या इस तरह हादसाती मौत हो। सही है। इसमें कतई जो है ना, एक अमर ये भी वाक़या होता है, एक होती है टेक्निकली गलती। सही बात है। ये टेक्निकली नहीं हुई, ये ज़ाती, ये जो है ना वो इनफरादी तौर पे कतई हो गई है। सही है। वो उसने इतराफ़ कर लिया है, वो असल में वो नर्स भी नहीं थी, वो दाई थी, ठीक है, मिडवाइफ जैसे कहते हैं। सही है। वो थी तो उसने इतराफ़ भी कर, इतना मतलब आसानी के साथ लोगों को अस्पतालों के अंदर जो है लोगों की जिंदगियों से खेलने के लिए वहाँ इजाज़त दी जाए। मैं कह रहा हूँ आपने बिल्कुल सही कहा है कि देखिए कुताई लफ्ज़ बार बार मैं कह रहा हूँ कुताई। सही है। ये जो है ना कुताई हुई है ना, मुजरिमाना कुताई हुई है। ये क्या होता है, पहले आपसे अर्ज़ किया है कि हमारे पास पूरा स्टाफ भी नहीं होता, ना इतने डॉक्टर जितने अस्पताल में रिक्वायर्ड होती है, ना उतनी नर्सें है, ना उतना पैरामेडिकल स्टाफ है। आज भी आप अगर पूरा पाकिस्तान का दादोशुमार कर लें तो मेरा ख्याल है कम से कम पाकिस्तान में भी 30 से 50 हज़ार डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की फ़िलहाल ज़रूरत है। सही है।
तो हुकूमत को उस तरफ ही तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पे ये भी हो रहा है, नेगलेंस भी हो रही है, उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी है तो सब कुछ है, दुनिया है, रंगीन। चले, एक तो गई ना कमी हो गई, ये तो कमी हो गई, डॉक्टरों की कमी है, ठीक है ना, मेडिकल स्टाफ की कमी है, जी। लेकिन जो है उनका रवैया, ये रवैया देखे ना सर, ये जिम्मेदार कौन? देखिए डॉक्टर आपके पास सर, देखे मरीजा आई हुई है, वो आपके पास एडमिट है, आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान में लाहौर में म्यू हॉस्पिटल में विजिट किया है। क्या होता है डॉक्टर्स का, क्या मसला क्या होता है, जब मरीज हर रोज मरीज नहीं बनता, ठीक है, लेकिन डॉक्टर के पास हर रोज मरीज आते हैं, सही है, और बेसाब आते हैं, खास तौर पे बड़े शहर के अंदर, बड़े अस्पताल के अंदर। तो वो डॉक्टर उसको जो है ना, एक वो जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा संजीदा हो के या बहुत पेन लेके वो उसको नहीं देखता, वो रूटीन के अंदर समझता है कि ये 2 पेशेंट हैं, 4 दिन मैंने ड्यूटी में देखने हैं। ठीक है साहब, इस वक्त जी। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? जी जी फिरदौस भाई, आवाज आ रही है। डॉक्टर साहब, हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि अस्पतालों में जो गैर जिम्मेदाराना अमला है, बुनियादी तौर पे कराची में 2 वाक़यात हुए, एक बच्ची को गलत इंजेक्शन लगा, उसके बाद बच्ची का जो है वो इंतकाल हो गया। उसके अलावा एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने अपनी मरीज़ा के साथ ज़्यादती की, ज़्यादती करने के बाद उसका कत्ल किया। डॉक्टर को हमारे समाज में, सोसाइटी में मसीहा समझा जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है, इज्जत दी जाती है, और आप भी एक डॉक्टर हैं और बड़ा तजर्बा आप रखते हैं, तो इस तरह के जो वाक़यात होते हैं जिससे अवाम और डॉक्टर्स के दरमियान एक खलीज पैदा होती है, डॉक्टरों से लोगों का एतमाद उठता है, तो ज़िम्मेदार कौन है बुनियादी तौर पे इन सारे वाक़यात में, सारे रवैये में? जी बड़ी मेहरबानी आपके चैनल का, 24 का, आपके और आपकी पूरी टीम का। बड़ा अच्छा टॉपिक चूज किया आपने, और जो वाक़यात आप बता रहे हैं वो बड़े अफसोसनाक है, मैंने भी देखा मीडिया में। तो मेरे ख्याल में ये बतौर कौम हम सब का इसमें जिम्मेदारी बनती है, और बेसिकली इस चीज का जो मेन जिम्मेदार मैं समझता हूँ हमारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम जिम्मेदार है। सही, क्योंकि दुनिया भर में हॉस्पिटल का और हॉस्पिटल के स्टाफ का, डॉक्टरों का कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है, कोई ना कोई उनकी कोई रिक्वायरमेंट होती है। पाकिस्तान में यह होता है कि कोई भी उठा के अपना बोर्ड लगा के अपने आप को डॉक्टर कहता है, लेकिन वो एक्चुअली उनका वो लेवल नहीं होता है जो एक मसीहा का होता है। वो जाली डिग्रियां आजकल दुनिया भर से जाके लोग लाते हैं, उनकी वो अच्छी ट्रेनिंग नहीं होती, प्रोफेशनल वो नहीं होते हैं। सही, तो हो सकता है इतना मीडिया में नहीं आता, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। सही बात है। ये मुआशरे के हर शोबे में है, चाहे वो आप जिसमें भी हाथ डाले इसी तरह गल निकलेगा। तो इसके लिए हुकूमत जिम्मेदार है कि पहले तो आप हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड आप करें। स्टैंडर्ड हॉस्पिटल को आप लाइसेंस देते हैं तो ऐसे लोगों को दे दे जिनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। सही, जो चाहे आप देखें, रात को जूते की दुकान है, नेक्स्ट डे आप देखो तो वहाँ क्लिनिक होता है, वहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि कौन हॉस्पिटल खोलने वाला है, कौन ओनर कौन है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो वाकई डॉक्टर भी है या कोई और डाकू है। सही, तो इसमें जिम्मेदार मेन हमारा सिस्टम है, हुक्मरान है। हुक्मरान अपने रिश्ते नातों से, रिश्वत से लोगों को लाइसेंस देते हैं। आप मेडिकल कॉलेज का देखें, पिछले 2 अखबार में धड़ाधड़ मेडिकल कॉलेजों के पैसे लेके वो दिए गए। डॉक्टर आसिम साहब, मैं सारे दूसरे किसी का नाम ले रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है। PMDC में उनकी रजिस्ट्रेशन की गई, फिर जो सेंट्रल एशिया से, चाइना से, नॉन एक्रेडिट कॉलेजों से लोग सर्टिफिकेट लेके आए, MD डिग्रियां लेके आए, और वो उन लोगों को PMDC के अंदर उसी करप्शन से उनको लाइसेंस दिया गया PMDC का, प्रैक्टिस का। तो सिस्टम नहीं है, बेसिकली हमारा सिस्टम खराब है, पूरे इदारे तबाह इसलिए है, मुल्क की बदनामी इसीलिए है, करप्शन इसीलिए है, कोई भी शोबा अपने पाँव में खड़ा इसलिए नहीं है सही, कि लोग फॉलो नहीं करते हैं। नाम कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हम ना अल्लाह से डरते हैं। सिर्फ सबका मकसद ये है कि जी बस पैसे कमाना है और जो जी मैं कर ले। कोई पकड़ दकड़ है। जिस माशरे में सजा और जजा का निज़ाम ना हो, फिर वहाँ पे करप्शन भी होती है, वहाँ इज्जतें भी लुटती हैं, वहाँ डिग्रियां भी बिकती है, वहाँ कोई कैरेक्टर नहीं होता। फिर किसी भी शोबे में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये लोग इसको अपने शोबे का एहतराम करेंगे या खुदा से डरेंगे या कानून से डरेंगे। तो जहाँ दुनिया में कानून हो
वहाँ डर हो कि उसकी पकड़ होगी, तो फिर ऐसे काम नहीं होते। इसलिए कानून की सख्ती की जरूरत है, और जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशन है उनके लिए उनकी कोई बायलाज हो, उनकी कोई रजिस्ट्रेशन का, उनको कैसे खोलो, उनका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। सही डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत आपने गुफ्तगू की। इसी मेडिकल के शोबे से मुतल्लिक सवाल है, जो पोलियो के कतरे पिलाए गए, उसके हवाले से मुल्क के अंदर एक दफ़ा नई बेस शुरू हो गई। कहीं इसको यहूदी साजिश करार दिया जा रहा है, कहीं इसको मना करने के लिए ड्रामे रचाए जा रहे हैं। आप एक डॉक्टर की हैसियत से किस नज़र से देखते, पोलियो के कतरे हमारे बच्चों के लिए मुफीद हैं या मुज़र सेहत हैं, या इससे कोई बीमारी फैलती है? आप किस नज़र से देखते हैं बतौर डॉक्टर इसको? जी देखें, पोलियो के कतरे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पिलाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में पिलाए जा रहे हैं, बच्चों को पिलाए जा रहे हैं। और पोलियो एक्चुअली होता ही वायरस है, एक्टिव वायरस नहीं होता, लेकिन ये होता वायरस है। इसके बहुत रेयर रिएक्शंस भी होते हैं, बच्चों को क्या आती है, बच्चों को बुखार होता है और थोड़ी सी इरिटेबिलिटी आ जाती है बच्चे में। लेकिन ये जो आपने देखा है, कुछ प्रोपेगेंडा करते हैं लोग, बहुत सारे हादसे हुए हैं, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मिसगाइड किया गया। कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी इसके अंदर पता नहीं फैमिली प्लानिंग की चीजें मिलाई गई हैं। ये एक प्रोपेगेंडा है और ये दुनिया में पिलाते हैं कतरे, लेकिन कुछ लोग जानबूझ के इसके खिलाफ लगे हुए हैं। और ये जो अभी जो एक हो सकता है एक बेच के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, मैंने अभी कुछ अखबारों में, मीडिया में देखा है कि यूरोप और अमेरिका में भी कुछ इस तरह के रिएक्शन हुए हैं। तो ये हो जाता है किसी मेडिसिन में जो बहुत ज्यादा यूज होती है मेडिसिन, लेकिन सडनली बाज औकात ऐसे बेचेज आते हैं दरमियान में उस मेडिसिन के, जिससे रिएक्शन होता है, जिसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो पोलियो में मैं ये नहीं कहता हूँ कि साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे या रिएक्शन नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, होते हैं, लेकिन इसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करना है कि जी इसके अंदर यहूदी साजिश है या ऐसी बातें, बिल्कुल गलत है। और ये एक मोजी मरज है जिससे एक बच्चा अगर सफर हो जाए, इससे इफेक्ट हो जाए, तो पूरी जिंदगी उसकी अपाहिज हो जाता है, वो लंगड़ा हो जाता है, वो अपने पाँव पे खुद खड़ा नहीं हो सकता है। तो इसलिए दुनिया भर में पिलाते हैं, ये प्रोपेगेंडा गलत है। और मैंने कहा ना कि हो सकता है किसी देश में कोई ऐसी उसकी वैक्सीनेशन का जो कोल्ड चेन है उसमें कोई प्रॉब्लम हो, या उसकी वैक्सीन के अंदर कोई ऐसा इशू हो, लेकिन वो लिमिटेड होता है, वो पूरी दुनिया में, या जो लोगों का ये कहना है कि जी पोलियो पिलाओ तो ये हो जाता है, मेरे ख्याल में ये गलत है। आपने खुद वीडियो देखे, वो फरार था पेशावर में, लोग जबरदस्ती बच्चों को उठा के गाड़ियों में डाल के ले जाया गया। फिर ये हुकूमत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है, एक डिस इन्फॉर्मेशन है, मेरे ख्याल में उससे अलावा कुछ नहीं। बहुत सारी जानें गायब हुई हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स मारे गए कि इसी तरीके से, और पुलिस वाले मारे गए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के लोगों को मारा गया इसी प्रोपेगेंडा की वजह से। तो हम हमेशा देखें, एक तो हम खुद नहीं बना सकते हैं, ये हमारी इतनी वो नहीं है, हम तो पेपर नहीं बना सकते हैं, सुई नहीं बना सकते हैं, हमारी इंसानियत के लिए खदमात जुबानी बातें, हमने प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं किया। हम थर्ड वर्ल्ड में जब वो लोग वैक्सीन भी आपको बनाते हैं, आपको पिलाने के अपने बच्चों के पैसे भी दे देते हैं, उससे फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। तो इस्लामी मुल्कों में भी है, जिस मुल्क में हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं, यहाँ भी ये कतरे पिलाते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी डिस इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हमारा मुल्क मदर पिदर आजाद है, मौलवी अपने उसका वो है, टीचर की अपनी एक कहानी है, डॉक्टर अपना एक, उसमें अपना, हर एक ने अपने अपना एक कानून बनाया हुआ है। इसलिए जो चाहे बोल लेते हैं, जो चाहे कर लेते हैं। इसलिए इसकी हकीकत से ज्यादा इसकी डिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा ज्यादा है, और उससे अलावा कुछ भी नहीं है। सही है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अवध नवाजी साहब ने अपनी राय दी, सलामत रहिए। डॉक्टर साहब ने बड़ी दोनों मौज़ूआत पे गुफ्तगू की, सियासी तौर पे पीटीआई से हैं, लेकिन चूँकि हमने इधर उनसे मेडिकल के हवाले से सवालात किए, इसलिए आपके इख्तलाफ नहीं हो सकता है ज़्यादा। उन्होंने अपने खुद ही इतराफ़ भी कर लिया कि बहुत से जो है ना, देखें इसको कहते हैं, ये डॉक्टर साहब दुनिया सीनियर डॉक्टर हैं। जी जी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब का एहतराम मेरे लिए बहुत वाजिब है। मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब ने ये किसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं या अपनी के नहीं, इनने ये बताया कि हमारे पाकिस्तान के अंदर मसाइल में ये भी चीज़ें शामिल हैं। सही बात है, उनने निशानदी की है, एतराफ़ किया है। ये तो गवर्नमेंट का देखें ना, एक फ़र्द का काम नहीं होता, ये पूरी रियासत का काम होता है। गवर्नमेंट चलिए, हमारे सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है, सिस्टम ठीक होगा, हमारे अस्पतालों के जो मसाइल है वो भी हल होंगे, सिस्टम के लिए चेक एंड बैलेंस जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते सर, टाइम की किल्लत है। वज़ीर आज़म साहब ईरान होकर आ गए, जी जी, उनके दौरे को कामयाब या नाकाम दौरा क्या कहेंगे आप?
हाँ जी सर, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म 22 अप्रैल को 2 रोज़ा दौरे पे ईरान तशरीफ़ ले गए हैं बरास्ता कोयटा। सही है। कोयटा में भी उन्होंने गए हैं, तो उन्होंने वो एक इफ्तिताह किया और उसके बाद वो चले गए हाउसिंग सोसाइटी का इफ्तिताह किया और उसके बाद वो थोड़े से क़याम के बाद वो आगे मशहद के लिए चले गए थे। उससे पहले थोड़ी सी मैं इसके दौरे की पस मंज़र कर लूँ ना, फिर मंज़र पे आते हैं। ठीक है कि पस मंज़र के इसके जाने से पहले एक दो ऐसे शदीद 5 वाक़यात, एक नहीं 5 वाक़यात तसलसल के साथ हुए हैं जिनका तल्लुक़ जो है ईरान के साथ था। कि ईरान की तरफ से जो है वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी जो ख़ास तौर पे आर्मिड फोर्सेस के या दूसरे थे, उनको बसों में उतार के जो है 14 को शहीद कर दिया गया था, जिस पे वज़ारत ख़ारजा ने और वज़ीर ख़ारजा ने मुकम्मल तहकीक सबूत के साथ इनकी वज़ारत ख़ारजा, इनके वज़ीर ख़ारजा को मुतला किया, बताया, निशानदी की कि आपके यूनिफॉर्म के अंदर, ईरानी यूनिफॉर्म के अंदर लोग आए थे, उन्होंने आके बसें 5 से 6 रोकी हैं, उनमें से आर्मिड फोर्सेस के बंदों को निकाला है, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए हैं, फिर उनको उन्होंने शहीद किया है। फिर उस मिशन को कंप्लीट करने के बाद वो वापस चले गए हैं। सही। तो इन लोगों ने एक ख़ास इसको वज़ीर आज़म के जाने से पहले उनको टास्क दिया है कि वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ये जो मराकज़ ईरान के अंदर हैं इनको एलिमिनेट किया जाए, ख़त्म किया जाए। सही। तो ये तो एक वाज़ा पैगाम था वज़ीर ख़ारजा और वज़ारत ख़ारजा की तरफ थे, जो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ लेके गए हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वहाँ पे ये इसका वहाँ पे जाके ऐलान किया है कि आपके जो आए हैं बंदे, उनने आके हमारे पे अटैक किया है, हमारे बंदों को शहीद किया है, वापस आए हैं। हम चाहते हैं कि उस पर फौरी एक्शन लिया जाए और इस दौरे का जो ख़ास मकसद था वो यही था। इससे पहले उनके एक जनरल थे, ग़ालिबन उनका नाम मोहम्मद अली जाफरी, जिसने धमकी दी थी कि हम पाकिस्तान की सरहद के अंदर पासदारान के कमांडर पासदारान के इनका वो जो पासदारान बनी हुई है, जिस पे भी बैन भी हो चुका है, पाबंदी लग चुकी है, उसका वो कमांडर है। उस कमांडर इनकी पासदारान का काम ही इसी नीयत की है ना, फसाद करना, दुनिया ख़ास तौर पर दुनिया में नहीं मुसलमान मुल्कों में जाके इनका काम है फसाद करना। तो आपने इसकी मिसालें देख ली हैं, इराक में, शाम में, यमन में। तो इसने पाकिस्तान को भी धमकी दी, खुली ऐलान जंग का ऐलान किया कि हम पाकिस्तान के अंदर आके इनको आके हम जो है एलिमिनेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो पाकिस्तान ने बड़ा संजीदा होकर इस पे काम किया और उनको बताया, और यही पैगाम जो लेके अभी हमारे वज़ीर आज़म साहब गए थे। और वज़ीर आज़म की ये दौरे की सबसे बड़ी कामयाबी है कि वहाँ के जो वो जनरल थे, क्या नाम बताया आपने उनका पूरा? मोहम्मद अली जाफरी साहब को उन्होंने उसके ओहदे से मुस्तफ़ी करार दे दिया, उसको हटा दिया पाकिस्तान के प्रेशर पे, दबाव पे, मैं कहता हूँ जी, पाकिस्तान के वज़ीर मतलब ये बंदा हमें नहीं चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, वज़ारत ख़ारजा और वज़ीर आज़म ने इसका इतराफ़ किया कि हमें ये इस बंदे की, इसके पासदारान इनकलाब की तरफ से धमकी है, सिर्फ जनरल की तरफ नहीं, इसको फौरी तौर पे इसके ओहदे से माजूल किया जाए। और हमारे वज़ीर आज़म की, वज़ारत ख़ारजा की और वज़ीर ख़ारजा की, उनके जो उन्होंने कहा था उस पर हुक्म करते हुए, उसकी तामील करते हुए ईरान ने उसको मुस्तफ़ी और माजूल कर दिया गया है। ठीक है। ये सदर रूहानी के साथ जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे खान साहब ने, जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैं आया हूँ आपसे यही बात पर बात करने के लिए। हाँ ठीक है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि उनके आने से पहले वज़ीर ख़ारजा साहब ने बमाए सबूत, जवाद ज़रीफ़ साहब इनके वज़ीर ख़ारजा हैं, उनको बताया, सबूत दिए। और हमारे जब वज़ीर आज़म गए हैं तो हमारे जो है पाकिस्तान के जो आला अदारे के जो है ना, वो कौन सा अदारा आप कह सकते हैं, ISI कह लें या इंटेलिजेंस के, जो भी जो है ना हमारे, वो स्पेशल बमाए सबूत लेके साथ गए हैं। ठीक है, भेजे भी हैं, उन्हें साथ जाके वजाहत भी की है कि हमारा मकसद था, हमारे आने का मकसद था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि हमारे सिक्योरिटी पे कहाँ से हमले हो रहे हैं, हमारी वो बताया गया है, जानती हैं। और ये भी बताया गया है कि ईरान के अंदर अब भी 4 बहाक में रा का हेडक्वार्टर मौजूद है, उसको भी ख़त्म किया जाए। सही है। ये 2 अहम चीज़ें थी जो उनको ईरान को वादा तौर पे जाके बता दी गई हैं कि एक तो 4 बहा में आपके ईरान के तवस्सुत से इंडिया। अच्छा, इसमें एक और बात, वज़ीर आज़म साहब ने एक इतराफ़ या एक बात इस तरह की कि हमारे यहाँ से आपकी तरफ हमले हुए हैं,
बाइस तजदीकारों को जो मैंने सुना उनके मुताबिक ये है, वज़ीर आज़म साहब ने ये धमकी उनको दे दी कि अगर प्रॉक्सी वार लड़ोगे, जी, हमारे ऊपर लोगों को भेजोगे, तो इसमें तो हम आपके बाप लगते हैं, ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं। देखें, पाकिस्तान अगर कांटे से ही कांटा निकालना है, प्रॉक्सी वार करनी है, आपने देखें तो इसमें तो हम बड़ी अच्छी महारत रखते हैं। देखें, पाकिस्तान 1978 से गुरीला जंग लड़ रहा है और आपने देखो हमने इस पे एक्सपर्ट हैं हम इसमें इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, बर सगीर के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा किसी ने ना कुर्बानियाँ दी हैं, ना किसी का इतना वसी तजर्बा है इतने सालों का। ठीक है, ये तो आपकी मैं बात को जो है ना एंडोर्स करता हूँ कि ये लेकिन हम किसी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया। हमने अभी तक किसी हमने जहाँ किया है वहाँ पे जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड के तहत जो है ना, हाँ, लेकिन उन्होंने वादा कर दिया है, इशारतन भी कह दिया है, वैसे उन्होंने वजारत खारजा के तोसत से कह दिया है, वज़ीर खारजा ने कह दिया है, वज़ीर आज़म ने कह दिया है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी उन्होंने निशानदी कर दी है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? चले ठीक है, ये तो दहशतगर्दी की बात हो। ईरान से तिजारत की बात हो रही थी, ईरान से हम गैस पाइपलाइन क्यों नहीं ले रहे हैं? सारे दो चीज़ें हैं। मैं इसको कहूँ कि जिस दिन हमारे वज़ीर आज़म साहब गए हैं ईरान में, तो आपने देखा उसी दिन ट्रंप साहब ने जो है वो उसके ऊपर जो 2-3 ममालिक थे जिनमें कोरिया, जापान और इंडिया शामिल था, जिसको वेव्स थी पेट्रोल लेने की, वो भी इस्तिस्ना था ना, वेव्स इस्तिस्ना था, उसको भी उन्होंने वो जो है ख़त्म करार दे दिए। उन्होंने कहा जी उनके हम जुर्माना करेंगे या उस तरह की पाबंदियाँ जो दी हुई थी उस पर भी ख़त्म कर दी है। तो आपने देखा दूसरे दिन ही मार्केट में $10 जो है वो डॉलर की पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। अच्छा, दूसरा आपका सवाल क्या किया? पाइपलाइन के मतलब पूछ रहे हैं? गैस पाइपलाइन। जी, गैस पाइपलाइन के मतलब ज़ाहिर है ये एक तो सैंक्शन के तहत ईरान खुद चल रहा है, दूसरा फिर और पेट्रोलियम पाबंदी लग गई है, तीसरा जो है पाइपलाइन के अंदर दुनिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो पैसा इन्वेस्ट करे या उस पर काम करने को तैयार हो। चौथा ये है कि वो जो गैस हमें पाकिस्तान को मिलनी है या आएगी, अगर किसी मौके पे होता है तो पाकिस्तान की गैस इतनी महंगी है कि हमें वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मतलब जो हमें वो दे देंगे, महंगी देंगे, वो देंगे, वो हमारी, और उसके अलावा हमें देख के खुद कमाएंगे, हमें उसका फायदा नहीं। हमें फायदा, वही मैं बता रहा हूँ कि हमें उससे फायदा नहीं है, पाकिस्तान मुस्तफीद नहीं हो सकता। और जब चाहे बंद करेंगे, हमारी हुकूमत को इल्जाम कर देंगे। वो दो चीज़ें कर सकते हैं ना। अब तो देखें ना, उसके हाथ में पाइपलाइन है, कोई हालात वाक़या तो जी गैस बंद कर दी, वो जी बिजली का भी अभी वो सोच रहे थे कि वहाँ ईरान के साथ कोई मुआहदा किया जाए, उस पर भी मेरा ख्याल है कोई मुआहदा नहीं हो सकता। पहले भी काफ़ी दफ़ा बात हो चुकी है, क्योंकि ये बात होती है एतबार के अंदर और कंसेंस के अंदर होती है। तो वो खुद इतनी पाबंदियों के अंदर है, वो इतना उसकी हालत अबतर हो चुकी है, उससे आप तवक्का करना तो वो तो फिर नाकबत अंदेशी हो सकती है। मतलब उनसे ये कहा जा सकता है कि मेहरबानी करके हमें गैस भी ना दे दें, अपनी गैस अपने पास रखें, वो जो मिशन था ना, हमें दहशतगर्द ना बस वो हमें जो मीडिया जो असल में जो है वो जो पैगाम लेके गए हैं उस पैगाम पे उन्हें जाके अमल दरामद करा लिया है, उसके जनरल को मुस्तफ़ा करवा लिया है। अब उन्होंने कहा जो चाह बार के अंदर है इंडिया का जो तोसत आपके तोसत से आ रहे हैं उसको भी एलिमिनेट किया जाए, ख़त्म किया जाए। ये हमारे दो बड़े मकासद से जो हमने उनको जाके टास्क दिया है, एक पे तो अमल हो चुका है, दूसरे को उन्होंने निशान दिए चुकी हैं और वक्त दिया है कि इसको इस के अंदर जो है इसका कला कमा कर दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, बहुत नवाजी, सलामत रहिए। नाज़रीन, यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपको कैसे लगा आज हमारा प्रोग्राम? हमने तफसीलन हमारे जो आज के मौज़ूआत थे, आला सतही, सऊदी वफ़द का दौरे पाकिस्तान, पोलियो मुहिम, हक़ाइक़ क्या है, पस मंज़र, पेश मंज़र, एक्सपर्ट की राय ली इस पर। इस तरह हमारे अस्पतालों में गैर ज़िम्मेदाराना अमले की वजह से इंसानी जानों के साथ जिस तरह खिलवाड़ हो रहा है, उसके असबाब क्या है, मुहर्रिकात क्या है, हुकूमत को क्या करनी चाहिए, सिस्टम को क्या करना चाहिए, उस पर बात की। इस तरह वज़ीर आज़म का दौरा ईरान, क्या मकासद थे, कितने मकासद हासिल हुए, ईरान को क्या पैगाम दिया गया, और बहुत बड़ा इंकशाफ ये कि ईरान के जो पासदाराना इनकलाब हैं उनके चीफ़ को पाकिस्तान के कहने पे, पाकिस्तान के शदीद एहतजाज पे, जो पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहा था, जो पाकिस्तान को थ्रेट कर रहा था घुस के मारने का, वो अपने ओहदे से भी गया, वो अपने ओहदे को भी नहीं बचा सका। पाकिस्तान की इतनी ताकत है, पाकिस्तान का इतना पावर है, पाकिस्तान इतना कुछ कर सकता है और करना जानता है। ईरान को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि हम अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, अपनी सलामती के ऊपर, अपनी सरहदों के ऊपर और अपनी इंसानी जानों के ऊपर, अपने शहरियों की हिफाजत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़, कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर हमारे ऊपर दोबारा से हमले होंगे तो सख्त जवाब मिलेगा इधर से। इन मौज़ूआत पे हमने बात की। प्रोग्राम आपको कैसे लगा? अपने फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह कीजिए। इजाज़त दीजिए फिरदौस जमाल को। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।